अच्छा जी, तो आज हम शुरू कर रहे हैं सेशन नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू CSS3। CSS3 का क्या मतलब है? बेसिकली ये CSS का थर्ड वर्जन है और इससे पहले भी दो वर्जन और आ चुके हैं। तो देखते हैं CSS क्या है। CSS में हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, हम जो इस सेशन में पढ़ने वाले हैं, आइडेंटिफाई द न्यू फीचर्स ऑफ CSS3। CSS3 के न्यू फीचर्स हम देखेंगे। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स, सेलेक्टर्स कितने किस्म के होते हैं वो देखेंगे। नेस्टेड टैग्स क्या होते हैं वो चीज चेक करेंगे। डिफाइन क्लासेस एंड आईडीज फॉर अप्लाइंग स्टाइल्स, क्लासेस और आईडी को किस तरह डिफाइन किया जाता है स्टाइल्स लगाने के लिए। और एक्सप्लेन करेंगे द प्रोसेस टू अप्लाई स्टाइल्स टू हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में हम किस तरह स्टाइलिंग कर सकते हैं, इस आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS की फुल फॉर्म है स्टाइल शीट लैंग्वेज। ये एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है। इट इन्फॉर्म्स द ब्राउजर हाउ टू प्रेजेंट अ डॉक्यूमेंट। ये ब्राउजर को इन्फॉर्म करता है, बताता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को हमारे जो HTML में जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, हमने हेडिंग लिखी, हमने पैराग्राफ लिखा, हमने बटन लगाया, हमने फॉर्म्स बनाए, हमने एंकर्स लगाए, हमने डिव्स लगाए, जो जो हमने एलिमेंट्स का यूज किया है उनको रिप्रेजेंट कैसे करना है, उनको प्रेजेंट कैसे करना है यूजर के सामने, ये डिसाइड कौन करता है? CSS डिसाइड करती है। इट यूजेस अ मार्कअप लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन semantics of a document. It defines how HTML elements are to be displayed. ये डिसाइड करता है कि HTML के जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्प्ले किस तरह होने चाहिए। तो पहला सवाल तो ये आता है कि सर एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो एलिमेंट्स और टैग्स में कोई फर्क नहीं है। बेसिकली जो टैग्स हैं वही एलिमेंट्स होते हैं। बस फर्क क्या है कि टैग्स, खाली टैग्स जो होते हैं वो नॉर्मली होते हैं, और अगर उन टैग्स में आप कोई प्रॉपर्टी, कोई एट्रीब्यूट, कोई स्टाइल इजाफी लिख देते हो, यानी जो हम एट्रीब्यूट्स वगैरह ऐड करते थे, हम प्रॉपर्टीज ऐड करते थे, जैसे क्लास की है, आईडी की है, हमने नेम के एट्रीब्यूट देखा, हमने href का देखा, SRC का देखा। बेसिकली जब भी कोई किसी भी टैग में एट्रीब्यूट ऐड हो जाता है तो वो फिर वो टैग नहीं रहता, वो एलिमेंट बन जाता है। उसे फिर एलिमेंट कहते हैं। तो जब भी आपसे एलिमेंट की बात हो कि HTML के एलिमेंट में ये करना है, HTML के एलिमेंट में वो करना है, तो बेसिकली उस टैग की बात हो रही है जिसके अंदर एट्रीब्यूट लाजमी होगा। सही है, जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये HTML के एलिमेंट्स को बताता है कि टैग मतलब जो आपका कंटेंट है वो डिस्प्ले किस तरह करना है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS3 यूज फॉर एडिंग स्टाइल्स सच एज फॉन्ट्स, कलर, स्पेसिंग टू वेब डॉक्यूमेंट। ये यूज किया जाता है भाई फॉन्ट्स, कलर्स और स्पेसिंग वगैरह देने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स में। हैज मल्टीपल लेवल्स एंड प्रोफाइल्स, के मल्टीपल लेवल्स और प्रोफाइल्स हैं। अपडेट्स ईच लेवल ऑफ CSS3 फ्रॉम द अर्लियर वर्जन बाय एडिंग न्यू फीचर्स। हर लेवल बढ़ता रहा अपने अपने वर्जन के हिसाब से, अपने वर्जन के हिसाब से, और हर दफा नया फीचर इसमें ऐड होता रहा। डिनोट्स वर्जन एज CSS1, CSS2, CSS3 एंड CSS4। इसकी जो वर्जन है वो 1, 2, 3, 4 की तरह है। मतलब इसकी सीरीज में वेयर द नंबर्स आर डिफरेंट फॉर ईच वर्जन और लेवल। हर लेवल और वर्जन का बेसिकली नंबर डिफरेंट है, 1, 2, 3 एंड 4। इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल डॉक्यूमेंट कॉल्ड मॉड्यूल्स। ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में डिवाइड किया गया है जिसको मॉड्यूल्स कहते हैं। एंड ईच ऑफ दीज मॉड्यूल्स हैव न्यू कैपेबिलिटीज और एक्सटेंड्स द फीचर प्रेजेंट इन CSS2। हर मॉड्यूल, हर डॉक्यूमेंट बेसिकली एक्सटेंड करता है अपने फीचर्स को जो कि CSS2 में नहीं थे, अब वो CSS3 में पाए जाते हैं। Started drafting of CSS3 when publication of the original CSS2 recommendation was released। CSS3 में कब पब्लिक ड्राफ्टिंग वगैरह कब शुरू हुई? जब CSS2, ओरिजिनल CSS2 रिलीज होने के बाद, मतलब CSS3 बेसिकली जब रिलीज हो गई उसके ऊपर ड्राफ्टिंग शुरू हो गई थी। तो मॉड्यूल 1 में as CSS3 as is available as module and is still evolving. There are many modules having different stability and status। यहाँ पे काफी सारे मॉड्यूल्स हैं जिसकी अपनी अपनी स्टेबिलिटी है और स्टेटस है। Only three modules are released as recommendation, and they are as follows: CSS color level 3, CSS namespaces और selector level 3। बेसिकली ये तीन मॉड्यूल्स हैं जो कि रिकमेंडेड तौर पे CSS3 में आए हैं। और उसके बाद फिर मॉड्यूल्स दैट आर स्टेबल एंड इन रिकमेंडेशन स्टेज आर एज फॉलोज। जो कि स्टेबल हैं लेकिन रिकमेंडेशन स्टेज पर हैं, वो है मीडिया क्यूरी और CSS स्टाइल एट्रीब्यूट्स। खैर ये थ्योरेटिकली तो सही है, हम थ्योरेटिकली से थोड़ा सा आगे निकलते हैं, देन देख लेते हैं वो चीज़ जो चीज़ अभी हमें देखनी है, सबसे ज़रूरी चीज़ कि सेंटेक्स क्या है। भाई सेंटेक्स ऑफ CSS कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। CSS लिखने के लिए आपके पास 3 चीजें, यानी 3 पार्ट्स में आप CSS को लिखते हो। एक है सेलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। सेलेक्टर वो चीज जिसके थ्रू आप
HTML एलिमेंट को स्पेसिफाई करते हो कि किसके ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है और किस पर नहीं करनी। इस सेलेक्टर की ही मदद से आप किसी भी एलिमेंट को बता पाते हो, अपने ब्राउजर को बता पाते हो कि किस स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर आपने कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, या उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइलिंग करनी है। प्रॉपर्टी ऑफ अ सिलेक्टेड एलिमेंट, फिर उस सेलेक्टेड एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि उसके अंदर क्या, किस टाइप की स्टाइल होनी चाहिए, किस टाइप की स्टाइल होनी चाहिए। पहले सेलेक्टर जिसके थ्रू हम एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम बताते हैं कि कौन सी स्टाइलिंग कर रहे हैं। बेसिकली मैंने फॉर एग्जांपल H1 में स्टाइलिंग करनी है, तो H1 मैंने सेलेक्ट किया तो वो मेरा सेलेक्टर है कि मैंने H1 में स्टाइलिंग करनी है। फिर उसकी प्रॉपर्टी, यानी मुझे स्टाइलिंग क्या करनी है, मुझे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं बैकग्राउंड कलर जो लिखूंगा वो मेरी प्रॉपर्टी है। मैं जो, अगर उसमें मुझे फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो मैं जो फॉन्ट साइज लिखूंगा वो मेरी प्रॉपर्टी है कि स्टाइलिंग मुझे करनी क्या है, मुझे उसमें बॉर्डर लगाना है, मुझे उसका कलर चेंज करना है, मुझे उसका साइज इंक्रीज करना है, वो सारी क्या है, मेरी प्रॉपर्टी है जो मुझे चेंजेस करनी है, जो मुझे स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। सेलेक्टर जिस चीज पर करनी है, प्रॉपर्टी जो करनी है, जो चीज करनी है, और वैल्यू किस हिसाब से करनी है। बेसिकली कलर प्रॉपर्टी है तो कलर, मैं उसको कलर भी तो डिफाइन करूंगा, और आगे जाके जब मैं कलर डिफाइन करूंगा तो वो जो कलर डिफाइन कर रहा हूं मैं, वो उसकी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ, वो प्रॉपर्टी है, और बैकग्राउंड कलर में मैं अगर ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, या ब्लैक लिखता हूँ, या रेड लिखता हूँ, या ब्लू लिखता हूँ, तो वो बेसिकली जो रेड ब्लैक ब्लू जो कलर है वो उस प्रॉपर्टी की क्या है, वैल्यू है। तो इस हिसाब से हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक, सबसे पहले सेलेक्टर होता है जिसके थ्रू हम एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, देन प्रॉपर्टी जिससे पता चलता है कि हमें स्टाइलिंग कौन सी करनी है, थर्ड हमारे पास उसकी वैल्यू होती है कि कितनी मिकदार में करनी है, किस हिसाब से करनी है, या क्या चीज उसमें लानी है। फिर हमारे पास वेरियस कॉम्बिनेशंस अवेलेबल टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर HTML एलिमेंट्स आर एज फॉलोज। You can specify multiple selectors for a single property by grouping the selectors। मतलब आप मल्टीपल सेलेक्टर्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं H1 और H2 में सेम स्टाइलिंग हो, H1 और H2 में सेम स्टाइलिंग हो, यानी मैंने कहा H1 का कलर जो है वो रेड हो जाए, और मैं चाहता हूँ H2 का भी कलर रेड हो जाए। तो या तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं H1 को भी सेलेक्ट करके कलर रेड करूं, फिर नीचे H2 को भी कलर सेलेक्ट करके कलर उसका रेड करूं, या H1 और H2 को दोनों को ग्रुप बनाऊं और एक साथ एक ही दफा लिखूं कलर रेड, तो दोनों टैग्स में, मेरे दोनों एलिमेंट्स में कलर रेड एक साथ लग जाएगा। अच्छा भाई, ग्रुप कर सकते हैं, ये तो अच्छी बात है कि हम एक साथ तीन चार या पांच एलिमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप करके। अच्छा, ग्रुप करते कैसे, किस तरह है? टू ग्रुप द सेलेक्टर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। अगर मुझे H1 और H2 दोनों में स्टाइलिंग करनी है तो मैं H1 कॉमा H2, और अगर मुझे पैराग्राफ में भी कलर रेडी करना है तो मैं कॉमा P भी लिख दूंगा साथ में। अब तीनों एलिमेंट्स में मेरा एक ही कलर होगा, मुझे बार बार स्टाइल करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब इस तरह मैं सिलेक्टर्स को ग्रुप भी बना सकता हूँ और उसका स्टाइलिंग एक ही दफा कर सकता हूँ। सेकंड, यू कैन स्पेसिफाई मल्टीपल प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स फॉर अ सेलेक्टर विच आर सेपरेटेड बाय अ सेमीकोलन विद द डेक्लेरेशन ब्लॉक। मतलब आपने एक सिलेक्टर लिया H1, उसके अंदर आपने डेक्लेरेशन ब्लॉक, बेसिकली आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपनी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज लिखते हैं। सिलेक्टर बाहर होता है, और उसके बाद डेक्लेरेशन ब्लॉक यानी जिसमें हमें स्टाइलिंग को डिक्लेयर करना होता है वो हमारे होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। उसके अंदर हम प्रॉपर्टी और वैल्यू दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक दफा आपने प्रॉपर्टी और वैल्यू दे दी, कलर रेड हो जाए, अब आपको एक और स्टाइलिंग करनी है उसमें। फॉर एग्जाम्पल अंडरलाइन लेकर आनी है उसमें, कलर रेड कर दिया, आप उसको अंदर अंडरलाइन में लानी है। तो ये कह रहे हैं हम कि आप उसी सेलेक्टर में अगर आपको एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है, यानी एक और स्टाइलिंग करनी है, तो आप एक ही डिक्लेरेशन ब्लॉक में मल्टीपल स्टाइलिंग कर सकते हो, मल्टीपल प्रॉपर्टीज ला सकते हो बाय यूजिंग सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द वैल्यू। मतलब आप सेलेक्टर, उसके अंदर आप डिक्लेरेशन ब्लॉक, उसके अंदर प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी के बाद जो उसकी वैल्यू होगी, अब आपको एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो वैल्यू के बाद आप सेमीकोलन ऐड कर दोगे, फिर आप मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो एक ही सेलेक्टर में। अभी हमने ग्रुप सेलेक्टर की बात करी थी, अब हम ग्रुप प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं कि एक ही डिक्लेरेशन ब्लॉक में हम कितने टाइप्स की प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं। You can specify the properties for multiple selectors. Here the comma separated selectors are followed with multiple properties values pairs। आप वो चीज लिखी हुई है कि आप स्पेसिफाई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कर सकते हो मल्टीपल सेलेक्टर के लिए,
जो कि कॉमा सेपरेटेड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है लैंड मेजरमेंट्स यूनिट्स। हम लैंड किस तरह मेजर करते हैं, तो सीएसएस यूजेस वेरियस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर स्पेसिफाइंग साइज ऑफ द फॉन्ट विथ हाइट ऑफ मार्जिन एंड सो ऑन। मतलब कहने का ये है कि आपने देखा होगा एमएस वर्ड में हमें जब फॉन्ट का साइज करना होता था तो हम 12, 14, 15 लिखते थे। वो 14 और 15 होता क्या था, पीटी होता था, यानी पॉइंट्स। यहाँ पे भी हमारे पास इसी तरह लेंथ के मेजर्स करने की भी काफी सारे यूनिट्स होते हैं। और वो लेंथ किसके काम आती है, हमें साइजेस देने के, फॉन्ट्स के, विड्थ के, हाइट के, मार्जिन्स के, इन सबके साइजेस वगैरह देने में काम आती हैं। दिस यूनिट्स मेजर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेंथ ऑफ द कंटेंट। ये यूनिट्स हमारी हेल्प करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेंथ कंटेंट की डिक्लेयर करने में। सीएसएस सपोर्ट्स टू टाइप्स ऑफ लैंड मेजरमेंट्स। दो किस्म की लैंड मेजरमेंट्स को सपोर्ट करता है हमारा सीएसएस, नेमली कौन कौन सा, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। दो किस्म की हमारे पास सीएसएस की लैंड मेजरमेंट सपोर्ट करता है, कौन कौन से, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। हमारे पास रिलेटिव लैंड कौन सी होती है, स्पेसिफाई द लैंड यूनिट्स रिलेटेड टू अदर लैंड प्रॉपर्टी दैट आर कैलकुलेटेड इन कंपैरिजन टू अ करंट वैल्यू। यानी कि ये रिलेटिव वैल्यू जो है, रिलेटिव लैंड जो है हमारी, वो बेसिकली उसी के बराबर, यानी उस किसी ना किसी चीज से रिलेटेड होती है और उसके मुताबिक अपनी चीजों को चेंज कर रही होती है। भाई मेरे पास कुछ यूनिट यहाँ पे हैं, ई एम, ई एक्स और पी एक्स। हम ज्यादातर जो यूज करते हैं वो पी एक्स यूज करते हैं और ई एम भी यूज करते हैं। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। ई एम का मतलब क्या है, स्पेसिफाई द फॉन्ट साइज हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फॉन्ट। द ई एम यूनिट इज रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ द फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी ऑफ द सेलेक्टर। उसकी एक्चुअल फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी के मुताबिक ई एम काम करता है। ई एक्स क्या है, स्पेसिफाई द एक्स हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फॉन्ट। द एक्स हाइट वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली हाफ द फॉन्ट साइज और द हाइट ऑफ द लोअर केस लेटर एक्स। ये बेसिकली हमारे किस हिसाब से काम करता है कि जो लोअर केस लेटर जो एक्स है उसकी लेंथ उसकी हाइट के मुताबिक मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब अगर 2 लेते हो तो जितना एक्स वैल्यू लेते हो उससे डबल लेगा वो 2 EX। और पिक्सल्स क्या होता है, स्पेसिफाई द साइज इन पिक्सल्स। पिक्सल्स में ये साइज को स्पेसिफाई करता है विच इज रिलेटेड रिलेटिव टू द स्क्रीन ऑफ द डिवाइस। ये डिपेंड करता है आपके डिवाइस की स्क्रीन पर। मतलब अगर मेरी मोबाइल की स्क्रीन है तो 16 पिक्सल्स छोटा नजर आएगा। वही 16 पिक्सल अगर मैं बड़ी एलईडी पे लगाता हूँ, मैं 40 इंच की या 70 इंच की एलईडी पे लगाता हूँ, तो वही 16 इंच का पिक्सल्स का साइज मुझे साइज में बड़ा नजर आएगा, क्योंकि उसमें पिक्सल्स ज्यादा होंगे तो वो चीज मेरी ज्यादा सेट नजर आएगी और अच्छी की विजिबल भी नजर आएगी। लेंथ मेजरमेंट यूनिट एब्सोल्यूट कौन से होते हैं, ये तो बात है रिलेटिव की, कि हमने 16 पिक्सल्स अगर हमने मोबाइल के लिए रखे हैं तो वो उस मोबाइल के हिसाब से पिक्सल्स को कवर करेगा, और अगर एलईडी में है तो एलईडी के हिसाब से वो पिक्सल्स को कवर करता है। और एब्सोल्यूट लेंथ कौन कौन सी है, जो बिल्कुल ही फिक्स होती हैं, यानी इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स और पीसी। ये एब्सोल्यूट है, इससे इसका रिलेटेड मतलब ये किसी से कोई ताल्लुक नहीं होता, मतलब किसी के चेंज होने पर ये चेंज नहीं होती। जैसे पिक्सल्स स्क्रीन के हिसाब से चेंज हो रहा था, अपने हिसाब से साइज को बड़ा या छोटा कर रहा था। अगर मैंने 2 इंच का कोई साइज रखा है तो वो 2 इंच छोटे मोबाइल में भी 2 इंच ही रहेगा, बड़ी डिवाइस पे भी 2 इंच रहेगा, और अगर मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन भी ले आऊं तब भी वो उसका साइज 2 इंच के बराबर ही रहेगा, जो 2 इंच का एक्चुअल साइज होता है। ये सारी मेरी एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं, जिनका साइज में कभी भी फर्क नहीं आता। अगर मैंने एक दफा 2 इंच दे दिया तो 2 इंच ही रहेगा वो। पिक्सल्स, RM, EX, EM, ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। लैंड मेजरमेंट्स यूनिट्स अब इसको दिया किस तरह आता है, अब लास्ट है परसेंटेज अलाउ स्पेसिफाइंग द लैंड ऑफ द कंटेंट विच इज रिलेटेड टू द अनदर वैल्यू। परसेंटेज अलाउ करती है कि आप अपने साइज के हिसाब से अपनी चीज को बढ़ा सको। फॉर एग्जाम्पल, एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ का आपको पता है कि नॉर्मल साइज उसका जो भी है, उसका समझ लो 12 PT उसका साइज है एक्चुअल में, पैराग्राफ का। लेकिन मैं चाहता हूं वो अपने एक्चुअल साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जाए, माइनर सा इंक्रीज हो जाए, लेकिन मुझे उसका एक्चुअल साइज नहीं पता। मैं क्या करूंगा, मैं या तो उसका सेलेक्ट करके उसमें बार बार उसकी फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगा और बोलूंगा भाई 12 करके देखूंगा, 12 में भाई वही हो गया, फिर मैं 13 या 14 करूंगा, मैं 13 या 14 करूंगा। इससे अच्छा तरीका ये है कि जो उसका एक्चुअल साइज है
जो इसका एक्चुअल साइज है फॉन्ट साइज 120% हो जाए, क्योंकि एक्चुअल साइज का मतलब होता है 100% साइज। जो उसका एक्चुअल साइज होता है वो होता है 100% साइज। और अगर मैं 120% बोलूंगा तो पहले वो 100% अपने साइज के बराबर होगा, और फिर 20% और इंक्रीज हो जाएगा, 20% थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं 70% या 80% साइज करता हूँ तो बेसिकली वो एक्चुअल साइज से भी थोड़ा सा छोटा होगा, यानी 20% उसमें से कम हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिख रही होगी, जो मैं अभी सेलेक्टर प्रॉपर्टी और वैल्यू की बात कर रहा था। तो बेसिकली ये सेलेक्टर होता है जिसके थ्रू हम एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। H1 एक हमारा एलिमेंट है। ये है डिक्लेरेशन ब्लॉक, यानी जो कर्ली ब्रैकेट है ये है डिक्लेरेशन ब्लॉक, जिसके अंदर मैं CSS को रखता हूँ। और उसके अंदर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, फिर कॉलन, उसके बाद उसकी वैल्यू, फिर सेमी कॉलन लगा के मैं दूसरी प्रॉपर्टी भी लिख सकता हूँ। जैसे इसमें दो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, एक फॉन्ट साइज लिखा हुआ और एक लाइन हाइट लिखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने फॉन्ट साइज को 120% किया है, यानी एक्चुअल साइज से 20% एक्स्ट्रा, यानी 0.2 एक्स्ट्रा। और लाइन हाइट इन्होंने 200% किया हुआ है, यानी जो लाइन हाइट है उसको डबल किया हुआ है। 100% नॉर्मल और 200% का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 2, यानी डबल कर दो उसको। क्लियर है? इसके बाद टाइप ऑफ स्टाइल शीट। स्टाइल शीट कितने टाइप की होती है? तो 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट, नेमली इनलाइन, इंटरनल और एम्बेडेड एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट। मेरे पास 3 किस्म की स्टाइल शीट्स होती हैं। एक इनलाइन होती है, एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है। इनलाइन स्टाइल शीट यूजेस द स्टाइल एट्रीब्यूट्स विद इन एन HTML एलिमेंट टू स्पेसिफाई द स्टाइल फॉर HTML एलिमेंट। मतलब इनलाइन जो स्टाइल है, स्टाइल शीट है, बेसिकली क्या करता है, हर एलिमेंट के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट ओपन करने के बाद उसी के अंदर प्रॉपर्टीज और वैल्यूज को हम डिफाइन करते हैं। इस टाइप की स्टाइलिंग को इनलाइन स्टाइलिंग कहते हैं। मतलब अगर मुझे H1 का कलर चेंज करना है तो मैं H1 के टैग के अंदर ही स्टाइल का एट्रीब्यूट ओपन करूं और उसी के अंदर मैं कलर ऐड कर दूं, तो बेसिकली वो उसी H1 पे अप्लाई होगा। मुझे फिर सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो सेलेक्टर का कोई काम नहीं है। यहाँ पे मैं बस प्रॉपर्टी और वैल्यू देता हूँ, क्योंकि मैं उस टैग के ही अंदर हूँ जिस टैग में मुझे लगाना है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टैग के अंदर हूँ। इंटरनल CSS क्या होती है? इंटरनल स्टाइल शीट इज ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन द HTML डॉक्यूमेंट। ये भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही होती है, लेकिन ये ऊपर डिफाइन की गई होती है यूजिंग द स्टाइल एलिमेंट। यानी स्टाइल का टैग ओपन करके, जो कि मैं हेड में ओपन करता हूं, मैं अब बकायदा सेलेक्टर लूंगा, यानी जिसको मैं स्टाइलिंग करने वाला हूं उसका नाम लिखूंगा। फिर डिक्लेरेशन बॉक्स ओपन करके मैं फिर प्रॉपर्टी और वैल्यूज दूंगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ये चीज जो मैं करूंगा, डिक्लेरेशन ब्लॉक जो मेरा ओपन होगा, ये सारी चीज मेरी खुलने वाली है किसमें? आपका स्टाइल स्टाइल के एट्रीब्यूट में, जो कि मेरा हेड के टैग में होगा। स्टाइल का एट्रीब्यूट का होगा हेड के टैग में। ये कहलाता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS का मतलब क्या है? HTML के अंदर हो रही है। इनलाइन CSS टैग के अंदर, इंटरनल CSS HTML के फाइल के अंदर। और एम्बेडेड और एक्सटर्नल CSS क्या होती है? एम्बेडेड और एक्सटर्नल CSS ये होती है कि आप फाइल को एक्सटर्नली एक और फाइल क्रिएट करते हो .css के नाम से, और उसका नाम, उसकी फाइल के अंदर तमाम CSS रखते हो और उसको लिंक करा देते हो अपने HTML में, कि भाई हमारे CSS अलग रहे, HTML की फाइल अलग रहे, और जो भी CSS है वो मेरी कहां पर आ जाए? HTML के अंदर आ जाए। तो इस तरह मैं अपने स्टाइल CSS को सेट कर सकता हूँ। आप इंटरनल स्टाइल्स के इन्होंने दिया हुआ है भाई प्लेस इनसाइड, इन्होंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई हुई जो मैंने वैसे ही बता दी हैं। Type attributes of the style element specify the content type, which is text or CSS. Style rules appear in the declaration block for each HTML element under the style element. ये बेसिकली वही declaration block की बात कर रहे हैं कि हर सेलेक्टर के बाद declaration block होगा, उसके अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू होती है। Style can be reused in the same web page in which they are placed. स्टाइल, जो भी मैं स्टाइल किसी को दूंगा उसको मैं रीयूज भी कर सकता हूँ किसी और एलिमेंट के लिए भी। प्रॉपर्टी तो दी हुई है, बस मैं कॉमा लगा के उसका दूसरा सेलेक्टर भी लिख दूंगा, तो वो सारी चीजें उस पर भी अप्लाई हो जाएंगी। ये सभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। और सेकंड लास्ट, मतलब जो लास्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है? प्लेस इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वेब पेज सोर्स कोड। यानी जो HTML पेज का मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ उसके हेड के टैग के अंदर मेरे स्टाइल का टैग ओपन होगा, यानी स्टाइल का एलिमेंट ओपन होगा जिसके अंदर मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ। ये मेरा कोड का स्निपेट दिया हुआ है, तो जरा चेक कर लेते हैं अपना। अब कोड करने के करके तो मैं अपने टैग पर आ गया हूँ। मैं अपने VS कोड मैंने ओपन कर लिया है। एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर
CSS इंट्रोडक्शन टू CSS के नाम से, इंट्रोडक्शन टू CSS .html। बेसिकली HTML की फाइल है, क्योंकि मैं अभी इंटरनल CSS करने वाला हूँ, एक्सटर्नल तो करूंगा नहीं अभी मैं। तो इंटरनल CSS के लिए मैंने .html की फाइल ही खोली है, मैंने ब्लॉक मैंने अपना बॉयलर प्लेट ओपन कर ली है एक्सक्लेमेशन मार्क से, और टाइटल में मैं यही लिख देता हूँ, इंट्रोडक्शन टू CSS3। अब यहाँ पे बॉडी में मैं सिंपल H1, एक टैग है मेरा H1, जिसमें मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन टू CSS3, और H2 में मैं लिख देता हूँ इंटरनल CSS, इंटरनल CSS। अब मैं इसको जरा गोलाइज करके देख लेता हूँ भाई मेरी चीज किस तरह दिख रही है। तो मेरे पास यहाँ पर मेरा आउटपुट आ गया है कि मेरे पास H1 थोड़ी सी बड़ी हेडिंग में आ रहा है, इंटरनल इंट्रोडक्शन टू CSS3, और H2 मेरी छोटी हेडिंग में आया है इंटरनल CSS के नाम से। अब मैं इसको स्टाइलिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा इंटरनल CSS बेसिकली हमारे हेड के टैग के अंदर स्टाइल का टैग ओपन करता है, यानी एलिमेंट ओपन करता है। तो मैं हेड के टैग के अंदर आया और मैंने अपना स्टाइल का एट्रीब्यूट या स्टाइल का सॉरी टैग ऑन कर दिया, ओपन एंड क्लोज। अब इसके अंदर मैं जिस एलिमेंट के अंदर स्टाइलिंग करने वाला हूं उसको सेलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे पहले किसको करना है, H1 को करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H1। मैंने लिखा H1, और मैंने अपना डिक्लेरेशन ब्लॉक यानी कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया मैंने और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे देखो मेरा डिक्लेरेशन ब्लॉक ऑन हो गया। मैं इस ब्रैकेट को नीचे भी ला सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। सिलेक्टर ऊपर है, डिक्लेरेशन ब्लॉक नीचे हो सकता है। अब मैं इसको बता रहा हूं कि भाई इसका जो फॉन्ट साइज है वो एक्चुअल से मुझे 20% एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रखना है। 100% तो इसका एक्चुअल साइज है, H1 नॉर्मली बड़ा होता है, लेकिन मुझे और थोड़ा सा बड़ा करना है इसके एक्चुअल साइज से। तो मैं इसको बोलूंगा 120% इसका एक्चुअल साइज से बड़ा कर दो। तो मैंने जैसे यहाँ पे 120% किया, तो यहाँ पे ये 20% आ गया, छोटा आ गया, बल्कि सॉरी 0.2 होता है ना। 120% का मतलब क्या होता है, 0.2। हाँ, 1.2 होता है। 1.2 में तो इसका बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये छोटा है रह गया। खैर, हम इसको इस पे नहीं, हम इसको पिक्सल्स में कर लेते हैं, जो हमें नॉर्मली करना है। H1 ऑलमोस्ट 16 पिक्सल्स के बराबर होता है। H1 नॉर्मली 16 पिक्सल्स के बराबर होता है, तो मैं इसको 20 px दे देता हूँ। तो ये एक्चुअल से H1 ही सिलेक्ट हुआ है, इसको 30 करते हैं। मेरे ख्याल में वो 20 नहीं 26 के बराबर है। मैं 30 कर लिया, इसको 40 कर लेते हैं। तो जैसे जैसे मैं इसके पिक्सल्स बढ़ा रहा हूँ, मेरा फॉन्ट साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैं इसको 50 करता हूँ तो ये मेरा क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। मैं कहता हूँ भाई इसका कलर जो है, टेक्स्ट को कलर करने के लिए मैं सिंपल कलर लिखता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे कलर्स की शेड्स आ जाते हैं। मैं यहाँ पे कलर टैब भी कर सकता हूँ, इनमें से सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनमें से एक सेलेक्ट कर लिया, एक्वा। तो देखें मेरा क्या हो गया, टेक्स्ट का कलर एक्वा हो गया। मैं इस एक्वा का जो यहाँ पे थंबनेल आ रहा है इसके ऊपर होवर करता हूँ, तो मेरे पास बकायदा पूरा कलर पैलेट खुल जाता है, जिसके अंदर मैं कलर्स को डार्क, लाइट, यहाँ तक के कलर्स के कॉम्बिनेशंस भी बना सकता हूँ अपनी मर्जी से। जैसे ये नियॉन टाइप का मैंने ग्रीन कर लिया है, तो देखो नियॉन टाइप का ग्रीन मेरा बन के आ गया है। प्लस मैं चाहता हूँ कि ये जो H1 है, मतलब जो मैंने स्टाइलिंग करी है H1 को, वही सेम स्टाइलिंग H2 की भी हो जाए। तो ये बात याद रखेगा, जब मैं H2 को भी सेम स्टाइलिंग दूंगा, तो ये भले ही H2 H1 से छोटा होता हो, H1 और H2 के साइज डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ पे फॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स होने की वजह से दोनों का साइज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों का साइज ही 50 पिक्सल्स हो जाएगा। अब वो चाहे वो जितना H2 छोटा हो या बड़ा हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। मैंने स्टाइल उसका 50 पिक्सल्स दे दिया, तो वो 50 पिक्सल्स ही रहेगा। मैं यहाँ पे बस सिंपल क्या करना होगा, मुझे बस कॉमा लगा के H2 लिखना है। अब मैंने ग्रुप बना दिया। अभी H1 और H2 दोनों में एक ही प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टीज लगा दी हैं सेम। देखो दोनों का कलर भी सेम है और दोनों का साइज भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं अगर इन दोनों का कलर चेंज करता हूँ, यानी रेड कर देता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल कलर यहाँ पर, तो दोनों का ही कलर चेंज होगा, दोनों ही रेड होगा। ठीक है।
किस वजह से? क्योंकि मैंने सेलेक्टर का ग्रुप बना दिया है और मैं यहाँ पे आराम से कर सकता हूँ। वरना मुझे क्या करना पड़ता, मैं ये यहाँ पे H2 दोबारा लेना पड़ता, ब्लॉक कोड ओपन करने पड़ता है, डिक्लेरेशन ब्लॉक ओपन करना पड़ता, ये चीज मुझे दोबारा यहाँ पे टाइप करनी पड़ती, अगर मैं ये ग्रुप ना बनाऊं तो। तब जाके मैं दोनों को सेम कर सकता हूँ। देखें दोनों सेम कब हो रहे हैं, जब मैंने दोनों को अलग अलग लिया। तो CSS3 ने मेरे जो लेंदी वर्क है, अगर मुझे सेम स्टाइलिंग किसी और सेलेक्टर को, किसी और एलिमेंट को भी देनी है, तो जस्ट मुझे कॉमा लगा के वो सेलेक्टर बराबर में लिख देना है। दोनों की ऊपर एक ही प्रॉपर्टीज, एक ही स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे PDF में क्या है। इनलाइन स्टाइलिंग के बारे में बता रहे हैं भाई। इनलाइन स्टाइलिंग क्या होती है? आर प्लेस डायरेक्टली इनसाइड एन HTML एलिमेंट। ये डायरेक्टली HTML एलिमेंट के अंदर ही प्लेस होती है। कैन नॉट बी री यूज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन अ वेब पेज। मैं इस स्टाइलिंग को बार बार यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे इसको मिटाया, अभी मैं अपना कोड देखूं तो मेरे देखो एक पे तो लगी हुई, दूसरे पे नहीं लगी हुई। यही प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, H2 लिख दिया, H2 पे भी लग गई। मैं यहाँ पे H3 भी ले लेता हूँ, इनलाइन CSS। मैंने H3 भी ले लिया, यहाँ पे H3 आ गया है, और मैंने इधर कॉमा लगा के H3 भी लिख दिया, तो यही सेम CSS H3 पे भी अप्लाई हो गई। यानी मैं इंटरनल CSS मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकता हूँ एक ही दफा लिखने के बाद भी। लेकिन जो इनलाइन CSS है ना, वो मैं एक ही दफा यूज कर सकता हूँ और उसको मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकता। ये इसका क्या है, डीमेरिट है। मतलब कैन नॉट बी री यूज एट एनी पॉइंट, मतलब इसको मैं रीयूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट के लिए, क्योंकि ये एलिमेंट के अंदर ही ओपन होता है, बाहर ओपन होता ही नहीं है। तो ये इस तरह हम सेलेक्टर करते नहीं, हम तो एलिमेंट के अंदर ही ओपन करते हैं। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से H3 हटा देता हूँ, मैं अपना रिजल्ट देखता हूँ, H3 नॉर्मल हुआ है अभी, सही है। मैं H3 में आता हूँ, मुझे इनलाइन CSS करने के लिए H3 में आने के बाद स्पेस देना होगा। स्पेस देने के बाद स्टाइल का एट्रीब्यूट ओपन कर लूंगा मैं। स्टाइल का एट्रीब्यूट ओपन करने के बाद इन दो इन्वर्टेड कॉमास में मैं पूरी CSS की प्रॉपर्टीज और वैल्यूज कॉल करा सकता हूं, जैसे मैं वहां पे डिक्लेरेशन ब्लॉक्स में करवाता। जितनी मैं CSS की प्रॉपर्टीज डिक्लेरेशन ब्लॉक ब्लॉक में करवा सकता था, उतनी ही वो सारी ही प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे भी करवा सकता हूँ, सिवाय स्यूडो क्लासेस के। स्यूडो क्लासेस क्या होती हैं, हम सेमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बाकी तमाम CSS यहाँ पे करवा सकता हूँ। जैसे मैं अभी ये दोनों चीजें यहाँ पे भी करवाने वाला हूँ। फॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स, सेमीकोलन के बाहर आया मैं, क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल करना जरूरी है। सेमीकोलन के बाहर आया, उसके बाद मैंने दूसरी प्रॉपर्टी लिखी यानी कलर की, और यहाँ पे कलर अब मैं दूसरा ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ब्लू ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कलर कौन सा ले लिया, ब्लू ले लिया। तो देखो मेरी CSS काम कर रही है। लेकिन अब मैं जो ये CSS H3 पे मैंने अप्लाई करी हुई है, इस CSS को मैं कहीं और यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो H3 की अब बस अपनी CSS है। वरना मुझे कहीं और यूज करने के लिए बताऊं क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को कॉपी करके कहीं और पे पेस्ट करना पड़ेगा। और रीयूज का मतलब ये नहीं होता कि आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते। रीयूज का मतलब होता है कि आप सिंपल एक वर्ड लिखकर वो पूरी CSS को कहीं और भी यूज कर लो। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था सिर्फ कॉमा लगाकर, मैं यहाँ पे सिर्फ कॉमा लगा के सिलेक्टर का नाम लिख रहा था, और यहाँ पे अगर 10 लाइन 20 लाइन की भी CSS हुई भी होती, वो सारी ही अप्लाई हो जाती कहाँ पर, मेरे दूसरे सेलेक्टर पे जो मैंने बनाया होता या मैंने कोई ऐड किया होता बाद में। इसे कहते हैं रीयूजिबिलिटी। और जो इनलाइन CSS है, वो रीयूज नहीं हो सकती, क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक टैग के लिए बनी होती है और उसी पे ही अप्लाई होती है। नेक्स्ट हमारे पास, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया है पैराग्राफ में, स्टाइल का टैग खोल के फॉन्ट साइज 14 पिक्सल्स और कलर पर्पल दिया हुआ है, ये रीयूज नहीं हो सकता। एक्सटर्नल CSS क्या है भाई? एक्सटर्नल CSS स्टाइल शीट। हम्म। वही कितने टॉपिक पे मैंने आपको एक कोड भेजा है, पीरियोडिक टेबल मैंने चैट जीपीटी पे उठाया। हम्म। तो उसमें जो सीएसएस हुई है ना, उसमें ग्रुपिंग की है एक अलग तरीके से। वो एक दफा ग्रुपिंग देखने बेसिकली आपने जो ग्रुपिंग देखी होगी वो TR TD और TH इनको मिला के करी हुई होगी। डिफाइन किया हुआ है, एक सबको डिफाइन किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्कली मेटल है,
वो तो डिफाइन किया हुआ है, तो उसको डिफाइन किस तरीके से किया है, ग्रुप कैसे? मेरे पास यहाँ पे रूट्स एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि हम एक्सटर्नल में भी देखेंगे। तो हमारे पास सेलेक्ट करने के और ग्रुपिंग करने के, अभी हम जैसे जैसे शीट्स में बढ़ते रहेंगे, अभी तो जैसे बेसिक है ना ये, तो हम बेसिक में लाइन वाइज चल रहे हैं। जब एडवांस की तरफ जाएंगे तो हम ग्रुपिंग अलग टाइप से भी देख रहे होंगे। जैसे अभी हमने पहले इनलाइन देखी, फिर इंटरनल देखी, अब एक्सटर्नल देख रहे हैं। सिंपल ग्रुपिंग देख ली, कॉमा लगा के कर सकते हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टीज देख ली कि सेमीकोलन लगा के आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। इसी तरह जब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते रहेंगे तो उसके हिसाब से मैं फिर ग्रुपिंग भी बताता रहूंगा। तो अभी एक्सटर्नल शीट देख लेते हैं। एक्सटर्नल शीट का काम क्या है कि एक्सटर्नल सीएसएस इज डिफाइंड इन अ सेपरेट फाइल एंड इज सेफ विद द डॉट सीएसएस एक्सटेंशन। जैसे डॉट एचटीएमएल की फाइल बनाते थे, इस तरह आप एक फाइल बनाओगे एक्सटर्नली। एक फाइल क्रिएट करोगे न्यू फाइल करके, उसका नाम रखोगे जो आपको रखना है नाम वो रखोगे, और एंड में डॉट एचटीएमएल नहीं डॉट सीएसएस करोगे। और उसमें कोई स्टाइल का टैग खोलने की जरूरत नहीं है, कोई आपको बॉयलर प्लेट बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप जिस एलिमेंट को टारगेट करना चाह रहे हो बस उस एलिमेंट को आप कॉल कराओगे सेलेक्टर के जरिए, और ब्लॉक कोड में यानी डिक्लेरेशन ब्लॉक में आप उसकी प्रॉपर्टीज लगा के उसके अंदर सीएसएस करना शुरू कर दोगे। अच्छा, ये अप्लाई क्यों कैसे होगी उस पेज पे जिस पेज का हम सीएसएस कर रहे हैं? हमें लिंक कराना होता है सीएसएस को उस पेज पर। जैसे ही हम लिंक करवाएंगे वो हमारे सीएसएस अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, प्रूव द बेनिफिट्स ऑफ रीयूजेबिलिटी बाय इम्प्लीमेंटिंग कॉमन स्टाइल रूल फॉर मल्टीपल एचटीएमएल पेजेस। ये फायदा क्या देती है? फॉर एग्जांपल जैसे नैव बार है, नैव बार हमारा एक पेज में नहीं, तकरीबन 10 12 15 जितने भी पेजेस हैं वो सब में एक ही जैसा लगता है। अब मैं अगर इंटरनल सीएसएस करता हूं तो अगर सपोज 10 पेजेस है मेरी वेबसाइट में, इंटरनल सीएसएस भी करता हूं तो मैं इंटरनल सीएसएस को रीयूज कर सकता हूं उसी पेज के अंदर। अगर मुझे वो 10 दूसरे पेज में चाहिए नैवबार, तीसरे पेज में चाहिए, 10 पेजेस में मुझे नैवबार चाहिए, तो उस नैवबार का जो सीएसएस का कोड है मुझे हर पेज में क्या करना पड़ेगा? कॉपी करना पड़ेगा। और अगर कोई आता है बोलता है भाई एचटीएमएल का जो नैवबार है, आपका नैवबार का कलर ब्लैक है, आप ब्लैक नहीं करो आप ग्रे कर दो, तो बेसिकली आपको वो 10 के 10 पेज में जाना पड़ेगा और उसका ब्लैक से कलर क्या करना पड़ेगा? ग्रे। लेकिन एक्सटर्नल में आपका ये काम बहुत आसान हो जाता है। किस तरह कि आपने एक्सटर्नल फाइल बनाई navbar डॉट सी एस एस के नाम से, उसके अंदर navbar की सारी सीएसएस रखी हुई है, और 10 पेज में सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक लगाना है उसका, एक लाइन का कोड, लिंक लगा दिया आपने, उस फाइल से कनेक्ट करा दिया। अब कोई आके आपको बोले ब्लैक से रेड कर दो, रेड से ग्रीन कर दो, तो आपको कहीं किसी भी फाइल में नहीं आना, लिंक लगा हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ नेवर डॉट सी एस एस में जाना है और वहां पे उसका बैकग्राउंड कलर कर देना है चेंज, और वो 10 के 10 पेज में एक साथ चेंज हो जाता है। तो एक्सटर्नल सीएसएस और ज्यादा रियूजेबल है और मल्टीपल पेजेस में रीयूज हो सकता है। इनलाइन इनलाइन सीएसएस रीयूजेबल नहीं है बिल्कुल भी। इंटरनल रीयूजेबल है लेकिन विद इन अ पेज, पेज के अंदर रहते हुए। और एक्सटर्नल सीएसएस रीयूजेबल है मल्टीपल पेजेस के लिए। क्लियर है? ये तीनों सीएसएस के स्टाइल क्लियर हो गए। तो ये थी हमारी आज का। अच्छा, ये देख लेते हैं एक्सटर्नल सीएसएस स्टाइल शीट 2.2 कि भाई कोड स्निपेट शोस एन एग्जांपल ऑफ एचटीएमएल कोड यूजिंग एन एक्सटर्नल सीएसएस। जहां पर हम एक्सटर्नल सीएसएस को देख रहे हैं, बेसिकली ये देखो, यहाँ पे हेड के अंदर वहां पे स्टाइल का टैग खुल जाता है इंटरनल में। यहाँ पे हेड के अंदर अंदर आपकी जैसे वो नेटबार डॉट सीएसएस की फाइल बना के आपने कोड कर दिया, उसमें सीएसएस कर दी। और लिंक कैसे करोगे? लिंक रेलेवेंस स्टाइल शीट टाइप टैग्स स्लैश सीएसएस, और एच रेफ में उस सीएसएस का नाम यानी उस फाइल को सिलेक्ट कर लोगे, जैसे हमने एंकर के टैग में एचरेफ में सिलेक्ट करते थे फाइल को, उसी तरह यहाँ पे हम सीएसएस की फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब जो भी मैं सीएसएस उस फाइल में करूंगा वो सीएसएस मेरी इस फाइल में अप्लाई होती रहेगी, और आगे भी मैं जिस जिस पेज में वो सीएसएस का लिंक लगाऊंगा उस पेज में वो सीएसएस अप्लाई होती रहेगी। तो ये थी एक्सटर्नल सीएसएस। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंशाल्लाह के सिलेक्टर्स क्या होते हैं, सिलेक्टर्स को किस तरह डिफाइन किया जाता है, और सिलेक्टर अगर हमारे पास मल्टीपल हो तो हम किस तरीके से उन डिफरेंट सेलेक्टर्स को डिफरेंट स्टाइलिंग के लिए गेट कर सकते हैं।